सो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव. ओके, सो वी विल कीप इन माइंड दैट यू आर स्टडिंग फॉर जेईई मेन 2020 और उसी के मैं स्टैंडिंग वेव का डिस्कशन करूंगा, है ना. नाम यहाँ पर जो है स्टैंडिंग वेव, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी वेव स्टैंडिंग नहीं होता है. स्टैंडिंग का मतलब स्टेशनरी, रुका हुआ नहीं होता. रुका होगा तो वेव कैसे कहलाएगा, है ना. स्टैंडिंग वेव भी रुका हुआ नहीं है, ये भी मूव कर रहा है, समझे. स्टैंडिंग वेव भी मूव कर रहा है. डिस्टरबेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, ध्यान से समझिए. द डिस्टरबेंस इज मूविंग इन स्पेस बट स्टिल इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव. क्यों? क्योंकि देखने में लगता है कि एक जगह स्टेशनरी है, देखने में लगता है नहीं. केयरफुल, समझे. ये बात दिमाग में बैठा लिया मयंक, ये बात समझा? यस सर. स्टैंडिंग वेव देखने में लगता है कि स्टैंडिंग है, स्टेशनरी है, एक ही जगह पर है, डिस्टरबेंस एक ही जगह ऑक्सीलेट कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहे हैं, है ना. तो ये फीलिंग ऐसा होता है. अब स्टैंडिंग क्या है यहाँ पर, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आपको देखने के चक्कर में नाम दे दिया, है ना. पार्टिकल के डिस्टरबेंस को स्टैंडिंग नहीं कह रहा है. मतलब पार्टिकल का जो डिस्टरबेंस है, जो डिस्टरबेंस आप क्रिएट करते हैं, वो डिस्टरबेंस एक प्लेस पे नहीं रुका हुआ है. तो फिर क्या रुका हुआ है आखिर ऐसा जिसके कारण स्टैंडिंग वेव नाम दिया गया है? एनर्जी, समझे. किसी भी पोर्शन का वेव में अगर हम स्टैंडिंग वेव में अगर मान लो स्टैंडिंग वेव देख रहे हैं, वैसे ही आपका एयर में स्टैंडिंग वेव होता है, साउंड का सेम कॉन्सेप्ट है ना. स्लाइट डिफरेंस है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. इस टॉपिक के बाद मैं सीधे साउंड का स्टैंडिंग वेव पढ़ाऊंगा. ओके, स्टैंडिंग वेव पढ़ाएंगे साउंड का बेसिक करने के बाद. तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग की बात पहले कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग पे ही बात करते हैं कि यदि मैं स्ट्रिंग पे वेव कंसीडर कर रहा हूं, तो स्ट्रिंग वेव को कंसीडर कर रहा हूं, तो स्ट्रिंग वेव में क्या होगा कि जो वेव मूव कर रहा है उस स्ट्रिंग का, जिस स्ट्रिंग पे वेव मूव कर रहा है उस स्ट्रिंग का स्मॉल पार्ट कंसीडर करिए. स्मॉल लार्ज कोई भी करिए, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कंसीडर करो. डेल्टा एक्स लेंथ, डेल्टा एक्स लेंथ का एनर्जी फिक्स होगा, कंजर्व होगा. और प्रोपेगेटिंग वेव में, ट्रैवलिंग वेव में ऐसा नहीं होता है. देखो, ट्रैवलिंग वेव में ऐसा नहीं होता है. जो ट्रैवलिंग होता है इस तरह का वेव, इसमें ऐसा नहीं होता है, एनर्जी फिक्स नहीं होती है. क्यों? क्योंकि अभी देख लो, जब ये पॉइंट मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन पे एनर्जी मैक्सिमम होता है. याद रखो, क्या याद रखोगे? मीन पोजीशन पे जब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आ सकता है. That part of a string, that small part of a string which is at the mean position, उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है. अब आपके मन में आएगा भाई क्यों मैक्सिमम होती है, तो जरा सोचो, है ना. मैं वेव बना करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा. मैं ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा हूं. ट्रैवलिंग वेव मतलब जो वेव ट्रेवल कर रहा है स्पेस में, जो अभी तक आपने वेव पढ़ा है. जरा मान लो कि ये एक वेव पल्स है ना, इस तरह से वेव पल्स है. तो इस तरह से एक ट्रेन ऑफ वेव पल्स हो गया. अब जरा तुम यहां देखो, टॉप पोजीशन पे देखो. तो टॉप पोजीशन पे अगर मैं dx लेंथ लेता हूं, ये देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा. तो dx लेंथ ऑलमोस्ट फ्लैट है, स्ट्रेट है, दिख रहा है, स्ट्रेट है. तो dx लेंथ देखो, जितना बड़ा यहाँ पे लेंथ होना चाहिए बिना वेव वाले स्ट्रिंग का, उतना ही लेंथ यहाँ है. तो इलोंगेशन जो है, यानी कि जो ये डेल्टा एक्स लेंथ है, डेल्टा एक्स लेंथ में जो चेंजिंग है डेल्टा इन डेल्टा एक्स, यानी कि इस डेल्टा एक्स लेंथ में, ध्यान से सुनना, एक्स लेंथ या डेल्टा एक्स लेंथ की जगह डेल्टा एल कह लो. चलो, डेल्टा एल में जो आपका इलोंगेशन है, डेल्टा ऑफ डेल्टा एल दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स कह लेते हैं. डेल्टा ऑफ डेल्टा एल मतलब ये जो आपने डेल्टा एल लेंथ लिया है, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो आपने लिया है, इस डेल्टा एल ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का यहाँ पे लेंथ देखो, दैट इज ऑलमोस्ट डेल्टा एल. सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. चेंज इन द लेंथ इज ऑलमोस्ट 0. लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूं, देखो, अगर यही डेल्टा एल एक्स लेंथ मैं यहाँ देखता हूं, सपोज कर लो कि ये डेल्टा एक्स है, दिस लेंथ इज योर डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एल.
तो अब अगर देखोगे तो जब यहां पर यही इतने पार्ट का स्ट्रिंग जो ये देखो कितना फैल गया है ना, इसमें इलोंगेशन हो गया है, दिख रहा है, दिस इज द इलोंगेटेड लेंथ। तो इस बार जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा ऑफ डेल्टा एल विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, दैट इज मैक्सिमम, डेल्टा एक्स इज मैक्सिमम। ये बात समझ में आया? बोलो, ये बात समझ में आया? बताइए बेटा। ओके सचिन, ये बात दिख रहा है, समझ पा रहे हो सचिन? यस सर। यहाँ पे ध्यान से, नहीं समझे तो बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू, ऐसे ही यस नहीं बोलना है। ओके, ये अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलेगा सिवाय लक्ष्य दर्शन के, ठीक है? कि आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है, टीचर पढ़ाएंगे पूछेंगे तक नहीं कि समझ में आया क्या आया, है ना, वो चीज है। तो यहाँ पे आप पढ़ाई अच्छे से करना है, कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे डेल्टा एल लेंथ में इलोंगेशन देखा, तो ये डेल्टा एल बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये डेल्टा एल लेंथ लिया, ये देखो डेल्टा एल लेंथ खिंचा गया है, डायगोनली खिंचाने के कारण उसमें इलोंगेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ पे खिंचा रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे खिंचा रहा है, देखो मैक्सिमम एंगल पे, मैक्सिमम स्लोप है, यानी कि इलोंगेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और पता है ना, जैसे स्प्रिंग की तरह ये इलोंगेट हो रहा है, स्प्रिंग का एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, तो यहाँ भी हो जाएगा के डेल्टा एक्स स्क्वायर, जहाँ पे के क्या होगा, इस वायर का या स्ट्रिंग का फोर्स कांस्टेंट होगा, वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर मत समझ लेना, के एक्स माइनस ओमेगा टी वाला नहीं, है ना, यहाँ पे मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग रोप है, उसका जो फोर्स कांस्टेंट होगा, दैट इज आई एम सेइंग कैपिटल के कह लो, चलो कैपिटल के, तो कैपिटल के इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, हाफ के इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर एनर्जी, ये होगा। और डेल्टा एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ है, when the string is crossing the mean position, when the delta L part of the string is crossing the mean position, at that instant the elongation in the length of the string, ये बात समझ में आया? at that instant elongation in the length of string will be maximum। समझा मेरा बेटा? बोलो, समझा ये बात? बताइए, आया समझ में? यस सर। ओके, चलिए देखिए, तो यहां पे आप क्या देखोगे कि इलोंगेशन मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और आप ये जानते हैं कि मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा होता है, ये तो एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ऐसे पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है तो यहाँ आके रुक जाता है ना, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे, पर मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है। तो ये सब आपको कोई एक्सप्लेन तो करना नहीं है, याद रखना है, तो याद रखोगे मेंस के लिए कि काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम व्हेन दैट पार्ट इज क्रॉसिंग द मीन पोजीशन। ये बात याद रहेगा। तो बस इतनी बात मैं एक लाइन लिखा देता हूं नोट में, लिख लीजिए, आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं। यहाँ पे इसका वेलोसिटी भी मैक्सिमम है, वेलोसिटी भी मैक्सिमम है। कौन सा वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, particle velocity is also maximum when the small part of the string is passing through the mean position. The elongation is also maximum at this point. So लिखो इस बात को, since the elongation in small delta L part of string is maximum at mean position, and the velocity is also maximum at mean position, hence
उस केस में क्या होगा बेटा, हेंस बोथ काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के से लिख दो, एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यू, बोथ आर मैक्सिमम, both are maximum at mean position for delta L part of that crosses the string when it crosses the पोजीशन। समझा, इस बात को लिख लो, चलो नोट कर लो मेरा बेटा, प्लीज नोट डाउन, नोट करिए। नोट कर लो इसको। अब हम स्टैंडिंग वेव पे बात करेंगे, क्योंकि आप एनर्जी में समझ गए कि ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी कब मैक्सिमम होता है और मिनिमम कब होता है। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और इलोंगेशन जीरो। सो एट एक्सट्रीम पोजीशन द मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे डेल्टा एल पार्ट का एनर्जी मिनिमम होगा, तो ये भी बात आप लिख लो एक लाइन, ठीक है, नोट करा देता हूं, लिख लीजिए। पहला पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट यहां लिख लो, एट एक्सट्रीम पोजीशन that is at amplitude, that is at amplitude position, ठीक है बेटा, at extreme positions that is at amplitude the kinetic energy equal to zero and potential energy is minimum, hence total mechanical energy is minimum। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों मिनिमम है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज मिनिमम, कहां पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन या एम्पलीट्यूड पोजीशन, ठीक है बेटा, ये दोनों में गया। बोलो सचिन, समझाइए। Yes, sir. समझ गया सचिन? Yes, sir. मयंक, 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 आर यू लिसनिंग मी? मयंक कहाँ चला? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। रिकनेक्ट करिए बेटा, रिकनेक्ट करके देखिए, है ना, रिकनेक्ट करिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। सचिन आपको क्लियर आ रहा है बेटा स्क्रीन?
सचिन, यस सर। ओके ठीक है। नेटवर्क इश्यू हो जाता है, क्या करोगे, है ना। थोड़ा बीच बीच में दिक्कत हो जाती थी। हाँ बोलो बेटा। एक मिनट सचिन, आपके स्लो आ रही है, मैं इसको प्रॉपरली पहन लूं। बोलो सचिन। सर मैं कह रहा हूँ बीच बीच में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, पर वैसे ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा होता है तो कोई नहीं, मैं तो तब तक के लिए रुकता ही हूँ ना। ज्यादा थोड़ी हो थोड़ी तो दिक्कत है बस, नहीं तो अभी ज्यादा सही नहीं। है ना, अभी सही है ना। यस सर, यस सर। हाँ, अगर ज्यादा देर 1-2 मिनट दिक्कत हो तो फिर कर लेना। मयंक अब क्लियर दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, अगर ज्यादा देर दिक्कत हो तो रिकनेक्ट कर लीजिएगा और मुझे बता दिया करिए बीच में। 1st क्लास में एक बच्ची है, मेरी स्टूडेंट है, उसके पिताजी को कोरोना हो गया है, so he is in a hospital right now. Let's hope that he will recover very soon. इसीलिए बच के रहो और पढ़ाई लिखाई घर में रह के ही अच्छे से करो। इसको नोट कर लीजिए, नोट करके मुझे बताइए। हो गया? नोटेड डाउन? बोलो। हो गया? जल्दी से करो, तो एक क्वेश्चन इस पे कर बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे स्टैंडिंग वेव पे। एनर्जी समझ गए, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। मयंक लिख लिया? यस सर। सचिन नोटेड? चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। एक क्वेश्चन लिखिए, विच पार्ट ऑफ विच, हाँ ऐसे लिखो, एट विच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग carrying a traveling wave the energy is maximum, the total mechanical energy is maximum at the instant shown in figure, shown in figure। मैं वेव दिखा रहा हूं, ये रहा आपका वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन एक्स, ये रहा डिस्टरबेंस, एक्स में स्ट्रिंग है,
वेव ये रहा, दिस इज द वेव। लाइक दिस, ये वेव जा रहा है, एक पॉइंट यहां है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। ऑप्शंस आपके हैं, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है सी एंड चौथा ऑप्शन है आपका डी। बताइए विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सचिन बोलो बेटा, जेई मेन का क्वेश्चन यस सर। आंसर दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। यस सर, कोशिश करता हूँ। इसमें कोशिश क्या करना, अभी तो पढ़ाया है, तुरंत जवाब दे दो देख के। हाँ, इसका मतलब आप सुने ही नहीं मैंने क्या पढ़ाया, नोट किए हो, जो मैंने लिखाया था उसको नोट किए हो। यस सर। तो नोट करते समय बिना पढ़े नोट किया, जो नोट किया उसको लगाओ, अप्लाई करो। हाँ सर, मतलब वही अभी देख के पढ़ के बताता हूँ। देख के पढ़ के बताओगे, याद तो सोच के नहीं पढ़ रहे, लिखते समय पढ़ क्यों नहीं रहा था। करो जल्दी बताओ। मयंक अपना आंसर भी रेडी रखिए। मयंक बेटा क्या है आंसर। मयंक, मयंक कैन यू लिसन मी। सर डी लग रहा। सर बी लग रहा है। हाँ सचिन बोलो। सर बी। बी लग रहा है, क्यों बी क्यों होगा। अभी देखो क्या लिखा हुआ है आपके कॉपी, जरा पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है आपके कॉपी में, क्या लिखाया है नोट में मैंने, पहला और दूसरा पॉइंट पढ़ के बताइए। सचिन रीडिंग दीजिए, क्या लिखा हुआ है। सचिन रीडिंग देके सुनाओ, देखो रीडिंग देके देखो। सिंस द हाँ इलोंगेशन इन, सर आपको आवाज आ रही है। आ रही है, बोलिए। Since the elongation in small delta L part of string is maximum at mean position and the velocity is maximum at mean position, hence the both kinetic energy K and potential energy U maximum at mean position for delta तो L मैक्सिमम कहाँ होगा, मीन पोजीशन पे, तो बी mean मीन position पोजीशन है या डी मीन पोजीशन है, D बोलो। D। तो बी कैसे आंसर दे रहे हो, बी होगा ना। Yes जो sir। मीन पोजीशन, सुनो मेरी बात, जो मीन पोजीशन के जितना क्लोज होगा उसका एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, एनर्जी ऑफ द डी विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ द बी, विल बी मोर देन द एनर्जी ऑफ द सी, एंड जो मिनिमम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द ए, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन है। समझा मयंक। मयंक यस सर। Yes तो sir। बेटा इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, अरेंज करने के लिए भी दे सकता है। कैरेंस द एनर्जी ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी है
या विच इज द करेक्ट ऑर्डर। समझना बेटा, तो ये क्वेश्चन याद रखना है। अगर ये स्टैंडिंग वेव होता तो स्टैंडिंग वेव के केस में हर एक पॉइंट की एनर्जी इक्वल होती है। स्टैंडिंग वेव के केस में क्या होता है, हर एक पॉइंट का एनर्जी इक्वल होता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हर एक पॉइंट की एनर्जी फिक्स है, फिक्स मतलब स्टैंडिंग है, चेंज नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, स्टेशनरी वैल्यू है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। बात क्लियर हुआ? ये ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी फिक्स नहीं होता, हर एक पॉइंट की एनर्जी चेंज होती है। जैसे ये पॉइंट यहां से चल के मान लो थोड़ी देर के बाद स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा, अगर थोड़ी देर के बाद स्ट्रिंग ऐसा हो जाए, ठीक है, थोड़ी देर के बाद स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगी, डी पॉइंट यहां चला जाए, ए पॉइंट यहां आ जाए, तो अब ए पॉइंट की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। समझ रहे हो? थोड़ी देर के बाद स्ट्रिंग ऐसे करना है ना, ऊपर इस तरह से ऑपरेट करता है ना हर एक पॉइंट, तो जब ये पॉइंट यहां आ जाएगा तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि हर एक पॉइंट की एनर्जी टाइम की है। कब मैक्सिमम होगा? जब ये पॉइंट यहां आएगा तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब यहां जाएगा तो मिनिमम होगी, यहां आएगा तो मिनिमम होगी। यानी कि मीन पोजीशन के जितने क्लोज होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। किसमें? ट्रैवलिंग वेव में। किसमें? ट्रैवलिंग वेव में। अभी तक मैंने स्टैंडिंग वेव नहीं पढ़ाया है, याद रखना, अब मैं स्टैंडिंग वेव की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान दो। अब देखो मेरे बच्चे, तो हमने स्टैंडिंग वेव के बारे में अब जानना है। तो स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। स्टैंडिंग वेव आपने पढ़ा है 11th में, कुछ याद है मयंक? कुछ याद है बेटा मयंक? सर नहीं पढ़ाया था स्कूल में। अच्छा नहीं पढ़ाया गया, चलो मैं बता देता हूं, चलो फटाफट करो। द एनर्जी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ये सब प्रूफ भी हो सकता है, पर प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करने लगेंगे ना तो अभी पूरा जून पूरा चल जाएगा आपका इस चैप्टर में, है ना, तो हमें वो नहीं करना, अगले वीक तक हार्डली खत्म कर देंगे, या उससे ज्यादा एक क्लास और लग सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूफ नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, फैक्ट याद रखिए, है ना। द एनर्जी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, द एनर्जी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग remain constant with time, constant with time। कुछ पॉइंट वाइज लिख लो। दूसरा पॉइंट लिखिए इसके बारे में, द एनर्जी पर यूनिट लेंथ of string is constant throughout the length of string, throughout the length of string। okay, the energy per unit length of string is constant throughout the length of string। ये दो पॉइंट लिखो, फिर आगे बताता हूं।
है ना। The energy per unit length of the string is constant throughout the length of string. थर्ड पार्ट मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, है ना। देखो, स्टैंडिंग वेव have alternate nodes and antinodes. Antinodes. ओके, लिखिए फोर्थ पॉइंट, all the points of string between two consecutive nodes, consecutive मतलब साथ वाले, two consecutive nodes, all the points of string between two consecutive nodes are in same phase, है ना। all the points of string between two consecutive nodes are in same phase, है ना। that is फेज डिफरेंस, फेज एंगल का जो डिफरेंस होता है इक्वल टू 0। पांचवा पॉइंट, बिटवीन एनी टू पॉइंट on either side of a node, there is a phase difference of the difference of pi, that is they are out of phase। पाई के फेज डिफरेंस को क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज। ओके, आउट ऑफ फेज मींस द फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ये पांचों पॉइंट लिखो, इसको हम लोग स्टैंडिंग वेव पढ़ते पढ़ते समझते रहेंगे, प्लीज नोट देम। इन पांचों पॉइंट को नोट करो मेरा बेटा जल्दी से, चेन पढ़ के नोट करो, समझ समझ के मीनिंग मैं अभी समझाऊंगा। स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है ये प्रूफ देखेंगे क्योंकि वो जरूरी है। हो गया, नोट हो जाए तो बता देना। मयंक नोट हो जाए तो बोल देना मुझे। यस सर। हो गया बेटा? जी सर, अभी नहीं हुआ। हाँ हाँ, वही नोट हो जाए तो बता देना।
हो गया? Yes, sir. चलिए ठीक है, देखिए The energy of any part of the string remain constant with time. पहले तो स्टैंडिंग बनता कैसे है ये समझ लो, उसके बाद ये पांचों पॉइंट जो है दिमाग में रखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। Standing waves are formed by the interference कहो या सुपरपोजिशन of two waves traveling in opposite directions, है ना, and having same amplitude, frequency and wavelength. And zero phase difference. phase difference के बात कर सकते हैं, चलो इतना ही रख लो, है ना, as given by the equations. है ना, जीरो या पाई का फ्रीक्वेंस हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। मान लीजिए कि एक वेव हो गया y1 इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरा हो गया बेटा टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी। ये हो गया, दिख रहा है ना। इसी तरह से a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड ओमेगा टी प्लस के एक्स भी हो सकते हैं, है ना। तो द वेव आफ्टर इंटरफेरेंस ऑफ दीज टू वेव्स विल बी द वेव, दोनों को ऐड कर देंगे, फॉर्म्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ 1 and 2, by the interference of 1 and 2 are given by the wave formed by the interference of 1 and 2 are given by, क्या होगा, the wave formed by the interference of 1 and 2 are given by, क्या हो जाएगा, देखो y will be equal to y1 plus y2, यही होता है ना। जब आप y1 plus y2 करो तो देखो आप सब कर सकती है, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। तो बेटा ये तो कॉमन आ जाएगा, बताओ ये कितना आएगा मयंक, हाउ मच यू विल गेट y फ्रॉम, बताइए।
मैम कितना आएगा y? बोलो बेटा कितना आएगा? सचिन, व्हाट वैल्यू ऑफ y यू विल गेट? बोलिए। हेलो, आवाज जा रही है? y कितना आएगा बताइए। मयंक, y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ तो, यस और नो, वेदर यू कैन फाइंड और नॉट। जल्दी से 5 बार पूछ चुका हूं, बताइए। देखिए y कितना आएगा, लास्ट इक्वेशन से बताओ। अब हेलो बेटा, यस या नो कुछ तो जवाब दो। मयंक, मैम कैन यू लिसन मी? हेलो मयंक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। बेटा नेटवर्क की इशू में मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोग क्या लगवा लो, आप लोग लगवाते नहीं हो। अब दिख रहा है? बेटा अब दिख रहा है? हेलो, आवाज जा रही है मयंक? कैन यू लिसन मी? सर उसको भी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे भाई, सर आवाज जा रही है? उसका मैसेज आया है सर आपके पास। हाँ मैंने मैसेज देखा, आपको आवाज जा रही है या नहीं जा रही, जो पूछ रहा हूँ वो तो बताओ। हेलो सर आवाज आ रही है, बस स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है बहुत ज्यादा। बेटा रिकनेक्ट करिए, और क्या कह सकता हूं मैं, रिकनेक्ट करो, है ना। रिकनेक्ट करके देखो आप दोनों फिर से। हेलो हाँ सचिन, अब दिख रहा है? नहीं सर।
तो क्या इतने सारे क्लास होते हैं, आप ही लोग का बस आप दोनों का स्क्रीन गड़बड़ हो जाता है जब देखो। सर आपके यहाँ से दिक्कत नहीं है सर? बेटा यहाँ से दिक्कत नहीं है, बहुत तेज चल रहा है नेट, अभी भी मैं देख रहा हूँ कम से कम 100-150 MBPS के स्पीड है ना। दिक्कत रहती वही तो मैंने चेक कर लिया है, तब बता रहा हूँ। ओके, अभी मैंने लगभग 1 GB डाउनलोड किया, मुश्किल से 2 से 3 GB डाउनलोड हो गया है। यस सर। क्या लगाया था अभी, कोई दिक्कत अभी नहीं है यहाँ पर, है ना। सर ऐसा बहुत देर के लिए मतलब चले जाता, फिर थोड़ी देर के लिए क्लियर हो जाता, फिर तो बेटा वही थोड़ी देर के लिए क्लियर हो जा रही है, इसका मतलब आपका नेटवर्क स्लो आ रहा है, मोबाइल नेटवर्क से क्लास नहीं हो पाएगी। मैं कब से कह रहा हूं वाईफाई क्यों नहीं लगवा रहे हैं। एक वाईफाई लगा लो, 500-1000 रुपए का वाईफाई 2 महीने में 1000 रुपए में हो जाएगा। एग्जाम तक के लिए लगवा लो वाईफाई, यस सर। कोई बहुत हेवी कॉस्ट थोड़ी है, बोलो। यस सर। तो वाईफाई आप लगवा लेंगे तो ये इशू नहीं आएगी, बहुत रेयर आएगी फिर इशू, है ना। बहुत रेयर में तो चलो मोबाइल पर भी काम कर जाएगा, जनरली फिर दिक्कत हो जाती है। अब क्या करें बोलो, आधे क्लास में, ऐसे तो फिर क्लास आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सर मैं दूसरे फोन से कनेक्ट करके देखता हूँ एक बार। करो दूसरे फोन से आप लोग, या हो सकता है नेटवर्क आप लोग का खत्म हो गया हो, जो भी है, क्या कहूँ मैं। सर हाँ बोलिए। सर फेज सेम है तो इसका मतलब जो थीटा होता था वो 0 हो जाएगा। नहीं, सेम का मतलब 0 है, 30 डिग्री होगा तो सेम नहीं होगा। सेम का मतलब 0 होता है, बोलो बोलिए, ये बताइए कि इन दोनों मार्कर का कॉस्ट सेम है। सुनो, इन दोनों मार्कर का कॉस्ट सेम है, तो क्या 0 हो गया इनका कॉस्ट? फ्री में होगा। सेम इक्वल टू किस रूल से आपने बोला, बोलिए। मैथ्स के किस रूल के हिसाब से सेम का मतलब 0 होता है, या डिक्शनरी में तो सेम का। हाँ बोलो। लेकिन सर आपने यहाँ पे तो डेल्टा डाला ही नहीं, मतलब 0 ही होगा ना फेज एंगल। फेज मैंने डेल्टा नहीं डाला तो 0 हो जाएगा। फेज कांस्टेंट एंगल 0 है, फेज एंगल कैसे 0 हो गया भाई? नहीं सर, फेज एंगल नहीं, मतलब फेज डिफरेंस जो था। फेज डिफरेंस यहाँ पे कैसे आप कह रहे हैं 0? एक में प्लस है एक में माइनस है, कैसे 0 है बताओ तो। दोनों का देखो तो, kx माइनस ओमेगा टी और kx प्लस ओमेगा टी में डिफरेंस देखिए, देखिए डिफरेंस, बताइए। यस सर।
माइनस ओमेगा टी और के एक्स प्लस ओमेगा टी के बीच में डिफरेंस 0 है? बोलो बेटा। नो सर। बेटा 0 0 आप करके देखो ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करके देखो 0 आ रहा है? नहीं बोलो सर। तो, आ रहा है 0? नहीं सर। तो कहां से 0 हो गया? तो फिर इस केस में कैसे निकलेगा एंगल? निकलेगा ना। आपको मैं पूछ रहा हूं, उस सवाल का पहले जवाब दीजिए। नीचे जो इक्वेशन लिखा है उसकी फाइनल वैल्यू लिखिए क्या आएगी, फिर निकलेगा। मैथ में कोई चीज कैसे निकलता है बेटा? बताओ, मैथ में कोई भी चीज नहीं है। बोलो, बताओ, जल्दी बताओ। कम ऑन। यस सर। मैथ्स में कोई भी कैसे निकलता है? सॉल्व करके सर। सॉल्व करके। दैट इज द आंसर। तो यहां भी कैसे निकलेगा? बोलो, यहां भी तो मैथ्स है ना, कैसे निकलेगा? सॉल्व करके ही निकलेगा सर। सॉल्व करके ही निकलेगा, बिल्कुल सही जवाब। तो फिर आप जो है किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये सोचने क्यों लगते हैं कैसे निकलेगा? सोचना होता है या सॉल्व करना होता है? पहले मुझे जवाब दीजिए। है ना, सॉल्व करना होता है। सॉल्व करते हुए सोचना होता है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के सोचते रहोगे तो नहीं निकलेगा, पेन से सॉल्व भी करना। तो यहां भी जो भी चीज निकालना है फाइनल आंसर क्या होगा? सॉल्व करके निकलेगा। अब आपको स्क्रीन क्लियर दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, स्क्रीन क्लियर दिख रहा है। तो अब ये बताइए कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? क्या मैं फाइनल रिजल्ट क्या लिखूंगा? देख लो, करो जल्दी करो। सर वो तो फॉर्मूला फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन भाई, साइन ए प्लस मैं साइन वही बी। कह रहा हूं, जो करना पड़ेगा मुझे फाइनल रिजल्ट बताइए। मैंने कब कहा कि आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। आप फॉर्मूला लगा के करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, मुझे बस फाइनल वैल्यू बताइए क्या आएगा। है ना, मैंने मना किया आपको फॉर्मूला लगाने से? फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा ना नहीं बेटा। सर। तो यस बिल्कुल सर। लगाइए फॉर्मूला। हाँ, ओके। फॉर्मूला तो लगाएंगे ही लगाएंगे, तो आंसर आएगा। करिए। सर 2a कॉस के एक्स बोलते जाओ। हाँ हाँ, 2a। साइन के एक्स हाँ, साइन के एक्स के एक्स कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी। तो आया कि नहीं आया ये बताओ। यस है ना, सर आ गया। किसने किया? आपने ही किया। फिर आप मुझसे सवाल कर रहे थे सर कैसे निकलेगा? सॉल्व करके निकलेगा, और कैसे निकलता है मैथ्स में। ये हो गया 2a। अब ध्यान देना है इस पे। साइन के कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं, कॉस ओमेगा टी भी लिखना चाहो तो लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस π/2। है ना, तो फेज कांस्टेंट एंगल कितना हो गया? यहाँ π/2 हो गया। चलो लिखो, इसको नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ। यहीं से सारा खेल है शुरू, बस यहीं से सारा खेल है।
नोट कर लिया? यस सर। ओके ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब ये इक्वेशन सचिन आपको दिख रहा है? सचिन सचिन दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है, ये इक्वेशन समझ गया। अब देखो ये एम्पलीट्यूड हो गया, यानी कि अगर एम्पलीट्यूड कैसे सोचो, x की कोई वैल्यू फिक्स कर दीजिए, जैसे x इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो जैसे आप x इक्वल टू 0 रखेंगे, इसका मतलब कहा ये कि x क्या हो गया, 0 हो गया? नहीं हो गया? अगर ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो 0 ही रहेगा। समझ रहे हैं? बताइए। उसी तरह से x इक्वल टू kx इक्वल टू पाई ले लो, kx इक्वल टू पाई, तो kx इक्वल टू पाई, साइन पाई भी 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, इस टर्म को मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, y इक्वल टू ax साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। सो हियर x इक्वल टू 2a sin kx is the amplitude of particle at position x। किसका एम्पलीट्यूड है? इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x। ध्यान से देखिएगा, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन x। ओके, आप x की वैल्यू फिक्स करो, मान लो x इक्वल टू 1 मीटर रख दिए, तो ये फिक्स हो गया ना। 1 मीटर अगर रख दिए तो 1 मीटर के लिए ये पॉइंट तो फिक्स हो गया ना, यहां से जो ब्रैकेट में है, क्योंकि 2 फिक्स है, a फिक्स है, साइन k फिक्स है, x भी फिक्स हो गया। बोलो, तो सब आपका फिक्स हो जाएगा? बताओ, जल्दी बताओ बेटा, टाइम वेस्ट मत करो। यस सर। तो इसका मतलब कि किसी भी गिवन x की वैल्यू के लिए ये वाला जो वैल्यू होगा वो फिक्स हो गया, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। मतलब ये जो वैल्यू है, दिस इज द एम्पलीट्यूड एट पोजीशन x, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन x इक्वल टू 2a sin kx इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन x। समझे? लेकिन ये एम्पलीट्यूड 0 भी हो सकता है। जैसे अगर मैं kx को 0 रख दूं, पाई रख दूं, 2 पाई रख दूं, 3 पाई रख दूं, माइनस पाई रख दूं, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रख दूं, ये kx is the integral multiple of pi, in that case this term will become, amplitude will become 0। और जिन पॉइंट एम्पलीट्यूड ही 0 हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा, पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही 0 है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। क्या? ओके, अच्छा, कि एम्पलीट्यूड की मिनिमम, एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैम, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax? मैम, 2a सर। 2a होगी when sin kx will equal to 1, okay, and amplitude will be, minimum amplitude will be 0 when sin kx will equal to 0। is that clear? बल्कि sin kx 1 नहीं कहो, mod of sin kx 1, क्योंकि निगेटिव में भी जा सकता है ना एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो निगेटिव में भी जाएगा तो उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट में भी मैक्सिमम पे जब जाएगा तो एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनका परमानेंट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और वैसे पॉइंट्स नोड्स कहलाते हैं, और वैसे पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड 2a होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, उन पॉइंट को हम एंटी नोड कहते हैं। तो नोड है, इस बात को जल्दी से लिख लीजिए, नोड्स क्या हो गए, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे एक रिजल्ट देख कर। नोड्स, दोज पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ बातें आपको रटना भी पड़ेगा। नाम रटने की, नाम मयंक है, इसको कोई भी कॉन्सेप्ट लगा दो, मयंक निकल के नहीं आएगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा कि मेरा नाम मयंक है ना।
तो यहाँ भी कुछ नाम दिए गए हैं, वो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि साइंस लॉजिक भी लग सकता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉजिक भी आपको मिलेगा लगाने के लिए। दो पॉइंट्स whose maximum displacement that is amplitude are zero, whose maximum displacement that is amplitude are zero are called nodes. Those points whose maximum displacement that is amplitude are zero are called nodes. ये बात समझा? Those points whose maximum displacement that is amplitudes are zero are called nodes. उनको हम nodes कहते हैं। एंटी नोड्स क्या हो जाएंगे? Those points whose maximum displacement का मतलब that is amplitude और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम है ना, यही है ना। देखो इस वेव के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये हो गया किसी भी पार्टिकल एक्स के लिए, किसी भी पॉइंट एक्स के लिए, लेकिन अलग अलग एक्स पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग है। कुछ पॉइंट्स पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉइंट्स नोड्स कहलाते हैं, और कुछ पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2a है, दैट इज मैक्सिमम। 2a से ज्यादा नहीं हो सकता एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी जहां मैक्सिमम होगी वो आपका क्या कहलाएगा? एंटी नोड्स कहलाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। इसमें आर कॉल्ड एंटीनोड्स, आर कॉल्ड एंटीनोड्स। समझा बेटा? क्या होता है नोड, क्या होता है एंटी नोड? इज दैट क्लियर? बोलिए जल्दी बताइए। अब आप डायग्राम में देखिए। यस सर। डायग्राम में देखिए तब समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे हमने लिया, यहां पर एक पॉइंट लिया x इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप x इक्वल टू 0 रखो तो इसमें रखो तो x इक्वल टू 0, जल्दी से रखो, क्या आ जाएगा? x की वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू 0 पे? बोलिए। सर 0 आएगी, है ना। x को 0 नोट रखते ही 0 आएगा, नोट बनेगा। नोट बनेगा। अगर x ही 0 आ गया, यही टर्म 0 आ गया, x 0 होने पे चाहे t कुछ भी रहे, t का टाइम का वैल्यू कुछ भी रखो, ये टर्म तो 0 हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, यानी कि डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो इन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही 0 होता है। पॉइंट विल बी कॉल्ड नोड, है ना। बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, दिस विल बी एंटी नोड। ऐसा नहीं कि हमेशा मैक्सिमम पे रहेगा, समझे? ऐसे करके ये मूव करेगा, देखो लाइक दिस, ऊपर नीचे इस तरह से ऑक्सिलेट करेगा, है ना। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो मीन पोजीशन पे ही है, लाइक दिस। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? इस तरीके से ऑक्सिलेट कर रहा है ऊपर नीचे। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट हमेशा एम्पलीट्यूड पे ही खड़ा नहीं है, ये है ना, कि एम्पलीट्यूड पे बस आपका ये पॉइंट बैठा हुआ जाकर के, तब तो वे भी नहीं हुआ है, ये ऑक्सिलेट कर रहा है लाइक दिस। तो देखो अभी एम्पलीट्यूड पे नीचे आया, मीन पोजीशन पे आया, आप कहां चला गया? फिर एम्पलीट्यूड पे चला गया। तो इस ऑक्सिलेशन हो रहा है पॉइंट्स का, दिख रहा है?
और ये पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट रेस्ट में है, कहीं भी नहीं ऑक्सीलेट कर रहे हैं। अब जब ये पॉइंट अपने एम्पलीट्यूड पे गया तो देखो ये भी पॉइंट एम्पलीट्यूड पे गया, पर इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है। इससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं जाएगा, ये पॉइंट भी इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये इससे ऊपर, ये रेस्ट में रहेगा। तो हर एक पॉइंट अपने एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया, और बीच वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड 2a है, बाकी का एम्पलीट्यूड है। अब जैसे ये देखो, अब सब पॉइंट एक साथ 0 पे आया है ना, उसके बाद सारे पॉइंट एक साथ नीचे जा रहे हैं और मैक्स मिनिमम एम्पलीट्यूड पे चले गए। दिख रहा है ये बात? दिख रहा है? यस सर। इस तरह से दो नोड के बीच में ऑक्सीलेट करता है वेव, लाइक दिस। तो इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा है वेव, एंड दिस वन इज द स्टैंडिंग वेव बिटवीन द टू नोड्स। उसके बाद यानी कि ये सारे पॉइंट, अगर ये एम्पलीट्यूड ये अपने 2a पे चला गया, ये सारे पॉइंट अपने एम्पलीट्यूड पे हैं, लेकिन हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड अपना अपना कम है। सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड क्या है? 2a। सो द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 2a। इज दैट क्लियर? अब यहां देखो, ये सारे पॉइंट इधर जा रहे हैं, तो इधर वाले पॉइंट जो है, ये वाले पॉइंट नीचे जा रहे हैं, और अगर एम्पलीट्यूड पे है तो सब अपने नीचे वाले एम्पलीट्यूड पे पहुंचा। तो ये वाले पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे सारे पॉइंट एक साथ एम्पलीट्यूड पे पहुंचे, मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस। यहाँ भी सारे पॉइंट एक साथ नीचे वाले एम्पलीट्यूड पे पहुंचे, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके और इनके बीच में पाई का डिफरेंस है, क्योंकि ये पॉजिटिव पे है और ये निगेटिव पे है ना। तो अगर ये सारे पॉइंट सेम फेज में हैं, ये सारे पॉइंट सेम फेज में हैं, उसी तरह से यहां से लेकर के ये सारे पॉइंट सेम फेज में है ना। नोड्स का कोई फेज बोलोगे, नोड्स के बाद वाले, और इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस ऑफ पाई। यही बात मैंने आपको लिखाया था पॉइंट्स में, डिफरेंस ऑफ पाई। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? एंटी नोड है, ये पॉइंट क्या है? एंटी नोड का पॉइंट है। और ये सारी जो पॉइंट्स है, ए बी सी, ए बी नोड्स, ठीक है। ए बी सी क्या है? ए बी सी आर। चलो जल्दी से नोट कर लो। अब मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हो गया, अब हम इसका मैथमेटिकल रिजल्ट डिराइव करेंगे, जिसपे प्रॉब्लम आता है। इस पे भी प्रॉब्लम पूछ सकता है, लॉजिक, समझे? चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। ये इतनी तेजी से ऑक्सीलेट करता है कि आपको लगेगा कि दोनों तरफ है, ऐसे लगता है ना, ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से ही वेव है, वेव इधर भी है इधर भी। पर होगा तो एक बार में ऐसे ही ना, जब ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, जब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, समझ? तो इस तरह से वेव बनता है। चलिए नोट कर लो बेटा, जल्दी से करिए। सचिन समझा बेटा इसको? अब इस रिजल्ट को ध्यान रखो, इस रिजल्ट को ध्यान रखो, और इसके हिसाब से मैं कंडीशन डिराइव कराऊंगा। चलो जल्दी से लिखो, मैं कंडीशन डिराइव करा दूं नोड्स और एंटी नोड्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीक में। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया नेटवर्क इशू में। केमिस्ट्री की क्लास आपकी शाम में लेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा रूटीन में चेंजिंग हुआ है ड्यू टू सम इशू, सो आफ्टर क्लास आई विल मैसेज यू। सर हाँ सर, आपको जो क्वेश्चन भेजा उसका सॉल्यूशन नहीं भेजा सर अभी तक। हाँ भेज देंगे बेटा, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम निकालने दो, है ना। ओके, ये ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पा रहा है ना,
आप यहाँ आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, तो मैं, मुझे मोबाइल खोल करके देखना होता है, फिर लिखना होता है, फिर स्कैन करना होता है, भेजना होता है, 10 तरह का काम होता है ना। यस सर। इसी चक्कर में गड़बड़ हो जाता है ना। यस सर। सामने में बताना आसान होता है। अब देख लो, इसमें आप खुद ही देख रहे हो, पढ़ा रहे हैं, नेटवर्क इशू 4 बार आपसे पूछना हो तब आप जवाब देते हो, यहाँ पर जो तुरंत दिखेगा। तो इसमें अब क्या करें, है ना, ऑनलाइन में थोड़ी सी इशू आ ही रही है। हो पाया, जैसे कल मैंने इसको भेजा था, अंकुर को, न्यूमेरिकल वाला था, तो मैंने अंकुर को रात में 10 बजे भेजा। आपको भी देखो, आज करता हूं आपका काम, आपका भी आज निपटा देंगे। चलो, हो गया यहां तक, नोट कर लिया। कल मैंने आप ही का क्वेश्चन लास्ट में रात को इकट्ठा किया था, सबका डाउट क्लियर कर रहा है। अब आपका एक बचा, एक और बच्चे का बचा हुआ है, वो 2 डाउट में क्लियर कर दूंगा, है ना। सोमवार तक सबका क्लियर हो जाएगा। हो गया, जल्दी बताओ, देखो अब टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। चैन लिख लिया? यस सर, मैंने बोल तो दिया था, लिख लिया। चलो ठीक है। देखो अब कंडीशन ऑफ नोट्स एंड एंटी नोट्स बताते हैं। मैथमेटिकल कंडीशन नोट्स एंड एंटी नोट्स। अब ये देखो, रटना नहीं है, इक्वेशन बदलने पे बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने इक्वेशन ले लिया है ना, चलो इस पे पहले बात कर ले, अगले क्लास में उस पर बात करेंगे। कंडीशन फॉर, इक्वेशन बदलने पे कंडीशन भी बदल जाएगा, फॉर नोट्स एंड एंटी नोट्स। तो एम्पलीट्यूड क्या आया है, देखो एम्पलीट्यूड आपका आ गया है 2a sin kx, दिख रहा है। एम्पलीट्यूड क्या आ गया, 2a sin kx। इज दैट क्लियर? तो नोट्स के लिए 0 होना चाहिए। पहले में देख लो फॉर नोट्स, फॉर नोट्स। अब देखो ऑनलाइन के चक्कर में क्या दिक्कत होती है, अभी मुझे इमरजेंसी में क्लास का शेड्यूल चेंज करना पड़ा। ऑफलाइन में वैसा कोई पंगा नहीं है भाई, बच्चे आ जाते हैं, मैं कहां से करूं, बच्चा आधा घंटा पहले मैसेज कर देता है, करना पड़ जाता है। अब वो शेड्यूलिंग के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, अब मैं उसको अरेंज करूं, उसको इन्फॉर्म करूं, टाइम इतना वेस्ट होता है, एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगती है ना। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, बहुत सारे चीजों को देखना पड़ता है। फॉर नोट्स, नोट्स के लिए क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, यानी कि 2a sin kx should be 0. This implies kx should be equal to n pi. kx should be equal to n pi, यानी कि 2 pi by lambda into x will be equal to n pi। k क्या होता है, 2 pi by lambda होता है ना। तो यहां से कंडीशन आपका क्या आ गया, x क्या क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी n lambda by 2, दिख रहा है, n lambda by 2 पे आपका नोट्स होगा, है ना। चलो जल्दी से लिख लो, यानी कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, या फिर पॉजिटिव इंटीजर ले लो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। अगर निगेटिव अगर वेव है तो वो भी आ सकता है। तो ये हो गया। एंड फॉर एंटी नोट्स क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे फोर एंटी नोट्स, एंटी नोट दिस इंप्लाइज 2a sin kx, है ना। 2a क्या, प्लस माइनस 2a, निगेटिव में भी तो जा सकता है, 2a sin kx will be प्लस माइनस 2a। दिस इंप्लाइज sin kx will be plus minus 1, sin kx will be plus minus 1, this will be equal to 2n plus 1 pi by 2, odd multiple of pi by 2 पे प्लस माइनस 1 होता है, तो क्या हो जाएगा,
2 pi by lambda into x will be 2n plus 1 into pi by 2, यानी कि यहां से x क्या हो गया, पाई को कट कर दो, x आपका हो गया n plus 1 by 2 into lambda by 2 plus 1 lambda by 2। क्लियर है? चलो इसको करो। ये समझा मयंक? बोलो बेटा, यहां तक समझा? यस सर। अब आप देखो किसी भी दो नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, लेमडा बाई 2 का डिस्टेंस होगा। आप एल को 0 रखिए, 0 आ जाएगा, 1 रखिए लेमडा बाई 2 आ जाएगा, 0 लेमडा बाई 2, 2 रखिए लेमडा आ जाएगा। तो ये बात दिख रहा है, बिटवीन एनी टू नोड द डिफरेंस द डिस्टेंस इज लेमडा बाई 2। उसी तरह से दो एंटी नोड के बीच में भी लेमडा बाई 2 का डिस्टेंस होगा। तो मैं इस बात को लिख देता हूं नोट में, नोट में लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिटवीन एनी टू नोड्स देयर is between any two nodes or between any two empty nodes, between any two empty nodes, the separation is equal to lambda by 2। सेपरेशन इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। और क्या हो जाएगा कि हर एक दो नोड के, किसी भी दो एडजेसेंट नोड के बीच में एक एंटी नोड होगा और दो एडजेसेंट एंटी नोड के बीच में एक नोड होगा। मतलब इस तरह से देखो, अगर ये वेव है, इस तरह का स्टैंडिंग वेव है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से स्टैंडिंग वेव अगर है, ये x इक्वल टू 0 हो गया, लाइक दिस। ये पॉइंट्स हमेशा रेस्ट में रहेंगे बिकॉज दीज आर नोड्स, है ना। हर एक दो नोड के बीच में देख लो, ये नोड है, 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 ये पॉइंट एंटी नोड है, ये पॉइंट एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। तो हर एक दो नोड के बीच में एक एंटी नोड है और हर एक नोड के बीच में एक नोड आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, जल्दी बताओ। और देखो कॉन्सिक्यूटिव लगातार वाले नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका लेमडा बाई 4, ये डिस्टेंस हो जाता है आपका लेमडा बाई 2। इवन एंटी नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस हो जाता है, एंटी नोड्स के बीच का भी जो डिस्टेंस हो जाता है इज आल्सो लेमडा बाई 2। नोट कर लीजिए इसको, है ना, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए।
एक और चीज मैं पढ़ा देता हूं, उसके बाद अगले क्लास में इस पे बताएंगे, है ना। हार्मोनिक्स वगैरह, ओवरटोन्स, है ना, ये सब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा और साथ में ऑर्गन पाइप भी साथ में ही डिस्कस हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी इस पे क्वेश्चन आप नहीं करिएगा, नेक्स्ट क्लास के बाद करिएगा। यहां तक नोट कर लिया। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं 2-4 मिनट में बता देता हूं। अभी हमने जो इक्वेशन लिया था उसके जगह कुछ और इक्वेशन अगर ले लें तो नोड और एंटी नोड का सारे प्रॉपर्टी सेम रहेंगे, बस पोजीशन बदल जाएगा, है ना। 0 पे नोड की जगह एंटी नोड बन जाएगा x = 0 पे। अगर आप ऐसे ले लो y1 = a sin ओमेगा t माइनस kx एंड y2 अगर ऐसा ले लो, ध्यान से देखना, a sin ओमेगा t प्लस kx माइनस ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी माइनस kx ले लें, तो इस केस में y क्या हो जाएगा। मयंक देखिए बेटा, देखो सचिन आप भी, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2a साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, तो 2a साइन a कॉस b की आ जाएगा 2 cos kx साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। आएगा ये, बोलो जल्दी बताओ, ये आएगा इस बार, बोलो बेटा। यस सर। तो इस बार इसमें जहां पे नोड था यहां एंटी नोड हो जाएगा, तो इस बार नोड के लिए क्या हो जाएगा, नोड के लिए आपको 2a cos kx 0 हो जाएगा। इसका मतलब cos kx 0 होने के लिए π/2 का ऑड मल्टीपल हो जाएगा, तो kx विल बी 2n + 1 या 2n - 1 π/2। समझ रहा, वो वाला कंडीशन आ गया ना। और एंटी नोड के लिए क्या आ जाएगा, तो ये याद रखना क्या है, अगर इक्वेशन की बात करता है तो इसको ध्यान रखना हो। एंटी नोड की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 2a cos kx विल बी +-2a +-2a, तो 2a 1 हो गया, तो kx क्या हो जाएगा, kx आपका हो जाएगा, kx इस बार कितना हो जाएगा एंटी नोड के लिए, इस बार हो जाएगा n पाई, है ना। +1 या -1 क्या होगा, n पाई पे होगा, cos kx +-1, कंडीशन निकल जाएगा। मैम समझ रहे हो, समझा, बोलो। यस सर। तो रट के मत बैठ जाना कि ये कंडीशन है एंटी नोड का और नोड का, इक्वेशन का भी ख्याल रखिएगा कि क्या इक्वेशन है, या क्वेश्चन में गिवन कंडीशन का। इसके बियॉन्ड हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग बेटा। यस सर। हाँ, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एससी वर्मा से पूरा स्टैंडिंग वेब पढ़िए, स्ट्रिंग वाला, ठीक है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं सचिन समझा ये। यस सर। हाँ तो बेटा एससीबी से पढ़िएगा जरूर, में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम लोग साउंड पे मूव कर जाएंगे। चलिए फिर अभी क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, केमिस्ट्री वाला क्लास 6 बजे लेंगे, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए। यस सर। ओके बेटा। इसको नोट कर लो, आप लोग अच्छे से नोट कर लो।